प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑल इन वन की सीरीज में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सभी क्लासेस को कर रहे हैं। यहाँ पे हम उन प्रश्नों को रखते हैं जो प्रश्न आज यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के और आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। अगर यह प्रश्न आपके पेट में, लेखपाल में, जूनियर असिस्टेंट में, बीडीओ में, किसी परीक्षा में अगर रिपीट पूछा जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रश्न गलत ना हो। इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए चलाई जा रही है और इसका मुख्य पर्पज़ ये है कि आप पेट में 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। विश्व भूगोल का यह दूसरा सेगमेंट है। इसके पहले सेगमेंट में विश्व भूगोल में आज ही की तिथि में आपको एक वीडियो अपलोड किया गया था, यह दूसरा है। और इसके बाद आज ही की डेट में आपको भारत के भूगोल का पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कल सुबह भारत का दूसरा पार्ट और उसके बाद फिर शाम को आपको उसके बाद आपका भारतीय संविधान आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम तेज़ी से बढ़ते हुए अपने कोर्स को कवर करेंगे और मैथ रीजनिंग सारी क्लासेस को करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। फिर से देखते हैं, 140 डिग्री नॉर्थ यानी मतलब नॉर्थ को दर्शाता है। आप जानते हैं ऊपर की दिशा में उत्तर होता है यानी नॉर्थ कहते हैं, नीचे की दिशा में क्या होता है दक्षिण होता है, और दोनों साइड में पूर्व पश्चिम होते हैं। ठीक, अलग अलग साइड में पूर्व पश्चिम होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये आपका क्या हो जाता है, आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा था, ठीक सामने पूर्व होता और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, तो ये पूर्व है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है मुँह करके तो ठीक सामने पूर्व होता और पीठ पीछे है पश्चिम, यहाँ पर उसका क्या हो जाता है पश्चिम सिरा हो जाता है। बाईं ओर यहाँ पे जो खड़ा है इसका बायां सिरा इधर होगा, बाईं ओर दिशा उत्तर की और दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना तो रीजनिंग में जब इधर से इधर जाते हैं तो आप कहते हैं बायां घूम गया, और जब इधर से इधर जाते हैं तो कहते हैं दाएं घूम गया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो रीजनिंग में भी काम करे। ठीक है, चलिए 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके आंसर सही नहीं है। इसी कारण यूपी ट्रिपल एस सी ने इसका आंसर कुछ और बताया और सबको कॉमन नंबर दिया गया था। 40 डिग्री अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, उत्तरी अमेरिका और जापान आदि देशों से होकर गुजरती है। इस प्रकार 40 डिग्री उत्तर अक्षांश किसी भी दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करती है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का सीमा रेखा का निर्धारण करती। कौन सी, याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 38 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश किसके बीच में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। जबकि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसमें, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिस्र और सूडान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए सबको अंक प्रदान किया था। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन है, वेटिकन सिटी। कौन है, वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये आप जानते होंगे। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप का निवास यहीं पर है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप कहेंगे वेटिकन सिटी। कौन सा, व्याख्या ऊपर आपकी दी गई थी, वेटिकन सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, आपने देखा था, अभी पढ़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, कह रहा सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन, ब्राज़ील, और 2 ऑप्शन आपके इधर दिए गए, चीन, ब्राज़ील, उसके बाद आप आ जाएंगे तो कनाडा और भारत। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश कौन होता है, चीन होता। कौन होता है, चीन होता है। इसकी सीमाएं 14 देशों के साथ संपर्क बनाती हैं। कितने देशों के साथ, 14 देशों के साथ संपर्क बनाती हैं। ठीक है, चलिए, चीन वही देश है जो क्या दिया है, कोरोना दिया सबको। ठीक है, जलवायु और मौसम। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं। चीन को गाली देने से तो हमको कोई 1 नंबर मिलने वाला नहीं है। चीनी मीनी चाऊ माऊ क्या कर सकते हैं, इनको ये नहीं पता चीनी को हम लोग पानी में घोल के पी जाते हैं, आए दिन धमकी देते रहते हैं। तो मतलब ये चीनियों की क्या औकात, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें इनको गाली दे के क्या फ़ायदा। ठीक है, अपने आप ही मर जाएंगे सब। ठीक, चलिए
सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती? अमेजन बेसिन में होती। कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में होती। क्या होती है? कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में होती है। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग क्या गाते हैं पता है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित्। मतलब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग मतलब किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। अब सबसे बड़ा दुख ये है चाइना को कि चाइना मतलब भारत को देखना ही नहीं चाहता। अब इसके दुख का क्या निवारण? हम उसको कैसे सुखी मान सकते हैं? भाई वो सुखी हो ही नहीं सकता। मतलब वो हर संभव चाह रहा है कि भारत वाले भारत छोड़ के भाग जाते तो हम पूरे भारत पर कब्जा कर लेते। मतलब हद है यार। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण अमेजन बेसिन में होता है। ध्यान, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बकवास पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, व्याख्या को। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण अमेजन बेसिन में होती है। कहाँ पे होती है? अमेजन बेसिन में। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षण 200 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर होता है। यह बेसिन विषुवत-रेखीय प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिसमें यहाँ वर्ष भर वर्षण होता है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसतन वार्षिक वर्षण 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि कनाडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षण होता है। क्या होता है? कम वर्षा होती। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। कह रहा धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कोहरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं और धूल कणों की सघन राशि जिसमें सदृशता उपस्थित होती है, उसे कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोहरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोहरा कहा जाता है। टर्मिनल डॉपलर राडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसलिए खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतराने में। किसमें? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतराने में। ठीक है, चलिए। टर्मिनल डॉपलर रडार मुख्य रूप से खराब मौसम की जानकारी हासिल कर हवाई जहाज़ों को नीचे उतराने एवं उड्डयन में सहायता करता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी TDR द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। मौसम की क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस किस प्रकार के मेघ को दर्शाता है? तो आप कहेंगे वर्षा मेघ को कौन दर्शाता है? निम्बस दर्शाता है। कौन दर्शाता है? निम्बस दर्शाता है। देखिए आज का वीडियो बहुत छोटा है और यहाँ पे हमने सिर्फ 9 PDF रखे हैं, यानी 10 PDF भी नहीं है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्र को शेयर करने से भी मत चूकिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चैनल को अगर अब तक तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा। ठीक है, निम्बस मेघ वर्षा मेघ से संबंधित है। ये बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इस बादल में वर्षण उत्पन्न होता है जो कि धरातल पर बारिश, ओला, बर्फबारी आदि के रूप में पहुंचता है। निम्बस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ वर्षा मेघ या तूफान या वर्षा तूफान है। टाइम जोन दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो आप कहेंगे समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12 क्या है? 24 है। क्या है? समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 24 है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। तो पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस के पास कुल 12 है। कह रहा फ्रांस के पास कितने समय क्षेत्र है? 12 समय क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, और भारत में कितना है? 1 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें 1 ही है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे। कितना देर आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो आपका आंसर सही हो जाता है। गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? कह रहा है ग्रीनविच किस शहर के पास स्थित है? लंदन शहर के पास स्थित है। किसके शहर के पास? लंदन शहर के पास स्थित है। चलिए आगे आ जाते हैं।
यहाँ पे आ जाएंगे तो कुछ इसके क्वेश्चन हैं। हाँ, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यह विश्व ग्रीनविच मीन टाइम का मानक समय 1 घंटे अर्थात अब यहाँ आप छोड़ दीजिए, बस इतना मान चलिए 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं, ठीक है, की सूची भारत की रैंक क्या है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत कितने रैंक पे है? दूसरे स्थान पे। कितने? दूसरे स्थान पे है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी के पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी अनुमानित प्रतिशत क्या है? कह रहा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो कहेंगे क्या है? उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत 90% है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सब विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? कह रहा किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो आप कहेंगे दक्षिण कोरिया की क्या है? न्यूनतम प्रजनन दर है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर 1.1, दक्षिण कोरिया 1.0, लाटविया 1.6, ताइवान सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम प्रजनन दर 1.06 था। ध्यातव्य है कि विश्व बैंक ताइवान का पृथक अंक जारी नहीं करता है। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे सोमालिया की प्रजनन दर सबसे अधिक है। किसकी? सोमालिया की। अंगोला की 5.5 है, माली की 5.9 है, सोमालिया की 6.1 है और नाइजीरिया की 5.4 है। यूपी टी ने इस प्रश्न का उत्तर डी नाइजीरिया माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीक होता है। कह रहा किसको माना है? नाइजीरिया को सही माना था उत्तर यूपी टी ने, जो कि आपका क्या होता है? गलत उत्तर प्रतीत होता है। सही आंसर आपका कौन है? सोमालिया है, जो कि यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप किसी अच्छे राइटर की बुक नहीं लाते हैं तो क्या होगा कि यूपी टी ने जो आंसर सही माना है उसी आंसर को वह सही मान लेते हैं। और जब आप गूगल करते हैं तो पता चलता है कि यूपी किसी भी आयोग ने जो आंसर सही माना होता है ना, पब्लिकेशन वही छाप देता है। और जब आप उसको गूगल करते हैं तो पता चलता है कि डाटा कुछ और निकलता है, तब आपको लगता है कि बुक गलत है। बुक गलत नहीं है, कई बार आयोग गलत आंसर को ही सही मान लेता है और इसमें अच्छे बच्चों का कभी कभी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, इसी को भाग्य कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। बाकी आप अपना कर्म अच्छा करते हैं, आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भाग भाग के कोचिंग कर रहे हैं, दिन रात मोबाइल देख रहे हैं, अलग अलग चैनल पे विजिट कर रहे हैं, कहीं से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कहीं से मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं जीएस कर रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इतना परिश्रम करते हैं और बाद में किस्मत खेल जाती है। आपने सही आंसर लगाया, सोमालिया की स्टडी विद प्रदीप से पढ़ाया गया था और पता चला कि आयोग ने आंसर किसको मान लिया? देखो क्या, किसको? नाइजीरिया को मान लिया। अब आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था गलत हो गया। भाई मैंने तो सही पढ़ा था, अब आयोग गलत कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, विश्व का भूगोल विविध। चलिए, तेज हवाओं द्वारा विविध के प्रश्न है कुल आपके 6 पीडीएफ में है। 6 पीडीएफ का मतलब मान चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन है, तेजी से चलेंगे और जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़ेगी। कौन सी मिट्टी उड़ती है? बलुई मिट्टी उड़ती है और आकर के क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, बालू का टीला बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? लाल मिट्टी से। किससे है? लाल मिट्टी से। किससे? लाल मिट्टी से। का क्रास्ट स्थलाकृत क्रास्ट प्रदेश में चट्टानों की ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कह रहा कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा है? चीन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आपका आंसर कौन सही हो जाता है? चीन हो जाता है। कौन सा? चीन सही हो जाता है। चलिए, FAO के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत और रूस क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पे है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन व उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है।
सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में होता है। कहाँ पे होता है? चीन में होता है। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के अनुसार चीन सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा है कितना है? आप कहेंगे 1/3 है, 1/5 है, आधा है, 1/4 है। दिए गए प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी प्रसंस्करण में भिन्नता। अंग्रेजी प्रसंस्करण में कपास क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा इंडियन, ठीक है, पूछा जा रहा है, तो जबकि हिंदी संस्करण में उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कपास का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यहाँ पे उत्पादन पूछा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि कपास उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत का विश्व में पहला स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का क्या है? पहला स्थान। लेकिन हमारे यहाँ कपड़ा का जो है, कॉटन का कपड़ा बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, आप देखे होंगे, नेचुरल फाइबर है ना, नेचुरल फाइबर महंगा आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर सस्ता आता है। और विश्व के 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में भारत कपास की पैदावार करता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? इस दृष्टि में चीन पहले स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये तो अब कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आप कहेंगे बृहस्पति के। किसके हैं? बृहस्पति के। बुध के 0 उपग्रह आपसे पूछा जाता है। बुध के और शुक्र के उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। मंगल के 2 हैं। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति के 79 है, शनि के 82 हैं, अरुण के क्या हैं? अरुण के आपके कितने हो जाएंगे? 27 हैं, और वरुण के कितने हैं? 14 हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो शनि आपका ऑप्शन में, शनि ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन प्रश्न काल में बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह थे। वर्तमान में यह ग्रह और उनके उपग्रह निम्न हैं। कह रहा है कि प्रश्न काल के दौरान बृहस्पति के जो थे उपग्रह ज़्यादा थे, लेकिन इस समय का अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप शनि को लगाएंगे, और शनि के उपग्रहों की संख्या क्या है? बढ़ गई है, यानी खोज और हो गई। तो अब ये क्या हो गया? पहले बृहस्पति ज़्यादा थे, शनि 78 पे या 76 पे था, अब बढ़ करके ये कितना हो गया? 82 हो गया, यानी इसके और ज़्यादा उपग्रह खोज लिए गए। हो सकता है किसी और का होगा, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी जो खोजे गए आंकड़े के अनुसार है तो आपका शनि का सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर बृहस्पति है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? कह रहा कौन सा सिद्धांत है जो सही ढंग से मेल खाता है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, गैसी हाइपोथेसिस, ठीक है, चेम्बरलिन और मोल्टन, और ग्रेही हाइपोथेसिस, कांट। तो आपका आंसर होगा ज्वेरी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। ये आपका क्या है? सिद्धांत सही से मेल खाता है। ठीक है, सौर मंडल के उत्पत्ति से संबंधित कल्पनाओं का सिद्धांत निम्नलिखित में सुमेलित है। नेबुलर परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। उसके बाद आगे आ जाते हैं, किसने? सबका दिया गया है। ज्वेरी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दिया था। गैसी हाइपोथेसिस कांट ने दिया था। ग्रेही हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? कह रहा है पृथ्वी की अपेक्षा कौन सा आकार में छोटा है? तो आप कहेंगे शुक्र। कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो आप कहेंगे यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभा मंडल से मिल करके बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई दे पड़ता है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? नासा के बाद
नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो निकटतम सितारा कौन सा है तो आप बताएंगे कौन सा है, तो आप कहेंगे प्राग्जिमा सेंचुरी। कौन है? प्राग्जिमा सेंचुरी है। ठीक है, चलिए। अल्फा सेंचुरी एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत तीन तारे आते हैं, अल्फा सेंचुरी और दूसरा है प्राग्जिमा सेंचुरी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी तथा सबसे छोटा ग्रह, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा? तो आप कहेंगे सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है, जो सुबह के टाइम आपको दिखाई पड़ता है और शाम के टाइम दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कह रहा है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे कितना सेकंड लगता है? लगभग 500 सेकंड लगता है। लगभग कितना सेकंड लगता है? तो आप कहेंगे लगभग 500 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, चलिए। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इन तीन के अलावा कौन है? वरुण है। तो वरुण कहाँ हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो के अलावा जो है वरुण किस में आ जाएगा? वाह्य ग्रह में आ जाता है। किस में आ जाता है? वाह्य ग्रह में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसी करती है? तो आप कहेंगे कैसी करती है? अंडाकार करती है। कैसी परिक्रमा करती है? अंडाकार परिक्रमा करती है। कैसी? अंडाकार। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। कह रहा पृथ्वी की पपड़ी का जो ऊपरी परत होती है वो किससे गठित होती है? तो आप कहेंगे किससे गठित होती है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। किससे? ऑक्सीजन व सिलिकॉन से गठित होती है। और उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थलमंडल। उसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के उत्तरी व दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधियाँ मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो कहते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष है? तो आप कहेंगे 3 ट्रिलियन है। ये सब देखिए फालतू फंड का क्वेश्चन है और आयोग ऐसे क्वेश्चन को पूछ चुका है। किसमें पूछा है? ये देख लीजिए, लेखपाल में, चकबंदी लेखपाल में पूछा। मतलब फालतू तरह का क्वेश्चन है। इसमें कौन अनुमान लगाने जा रहा है, कौन गिनने जा रहा है, लेकिन बस पूछ लिए, अब उनको पूछना है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? अभी आप संविधान में देखें ना, पूछा कितने शब्दों में बना है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? कितने किलोमीटर को? 111 किलोमीटर दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 110.6 किलोमीटर दर्शाता है, जिसे आप 111 कह सकते हैं। निकटतम आपका आंसर सही होगा। अक्षांश पर एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से, ठीक है, दक्षिण में है कहलाता है। कह रहा है कि अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखीय से उत्तर और दक्षिण में 23 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वायुदापेटी अश्व अक्षांश हार्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका
यहाँ पे 52 यानी 52वां समांतर दक्षिण, 52वां समांतर दक्षिण। और आगे बढ़ जाएंगे। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व कितनी मात्रा होती? पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व की मात्रा कितनी होती? 32 से 35%। कितनी? 32 से 35%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का अर्धव्यास है आपका 6371 किलोमीटर। कितना? 6371 किलोमीटर। याद रखिएगा 6371 किलोमीटर अर्धव्यास है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना है? तो कहेंगे 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर है। एक घंटे के समांतर में देशांतरी दूरी होगी, एक घंटे के समांतर में देशांतरी दूरी होती है 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 365 अंश घूम जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 360/24 यानी 15 अंश घूमती है। शारदीय विषुव दिन रात बराबर 219 में को कहते हैं, क्या कहते हैं? 23 सितंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? 23 सितंबर को कहते हैं। वर्ष का पहला दिन लंबा दिन है, वर्ष का पहला लंबा दिन है, क्या होता है? तो आप कहेंगे 21 जून होता है। क्या होता है? 21 जून होता है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे जल्दी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होता है? 21 जून होता है। और उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती? कर्क रेखा कहाँ से गमन करती? तो आप कहेंगे भारत और सऊदी अरब से। कहाँ से? भारत और सऊदी अरब से। कह रहा दिए गए विकल्प में कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती? किस देशों से भूमध्य रेखा गुजरती? तो आप कहेंगे कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कहाँ से? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। लंबवत घाटियाँ कितनी हैं? तो आप कहेंगे दूंस की घाटियाँ। कितनी हैं? दूंस की घाटियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है। पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो आप कहेंगे गोंडवाना भूमि। कौन सा? गोंडवाना भूमि है। ठीक है। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहा जाता है उत्तरी सागर को। किसको कहते हैं? उत्तरी सागर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मनीला में। कहाँ पर स्थित है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया। यहाँ पर देखिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र परिसर में है। कहाँ पे? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र परिसर में है। असंगत का मिलान करिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी, असंगत का मिलान करना है। ब्लू व्हेल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश और भारत में सही है। दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा, ये आपकी गलत है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। चूंकि हमें गलत बताना था तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यही आंसर हो जाता है। दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील नहीं बल्कि रूस की बैकाल झील है। कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन है? रूस की बैकाल झील है। यह झील रूस के 2 राज्यों इरकुत्स्क ओब्लास्ट और बुरियात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है। चलिए, जैसा ऐसा नाम है देशों का कि मतलब हम लोग बोल तक नहीं पाते। पटाका, बताओ पटाका किस देश की मुद्रा है? हमारे यहाँ पटाका पता नहीं किस किस चीज़ को कहा जाता है। पटाका किस देश की मुद्रा है? बताइए भाई। पटाका मकाऊ काट लेगा पटाखा फोड़ोगे तो। पटाखा किससे संबंधित है? मकाऊ से। ठीक है। पटाखा किससे संबंधित है? मकाऊ से। ठीक है। पटाखा मकाऊ की राजधानी है।
किसकी? मकाओ की राजधानी नहीं, मुद्रा है। मकाओ की क्या है? मुद्रा, सॉरी। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाओ की मुद्रा है, ठीक है। मकाओनिस पटाखा मकाओ देश की मुद्रा है। मकाओ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। मकाओ पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं गुआंगडोंग प्रांत से उत्तर में मिलती हैं एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर में स्थित है। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाता है सुंदरा ट्रेंच को। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। वहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश व बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराते हैं और के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बताता है? और अगला प्रश्न, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है कितना है? तो 1/4वां भाग है। कितना है? 1/4वां भाग है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आकार क्या है? 1/4वां भाग है, ठीक है। चलिए, और द्रव्यमान कितना? 1/81। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना? 1/6, ठीक है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में स्थित है। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देख लीजिए कि कैसा पेपर आया है। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एंटेना जिसे यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एंटेना कहाँ पे? ये तो आप सब लोग जानते हैं, इटली में। कहाँ पे? इटली में है, ठीक है। और उसके बाद हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हवाई ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे ढाल ज्वालामुखी का। किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट व शिफ्ट के कारण होता है? यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। कह रहा कहाँ? जहाँ से टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो आप इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाता है क्या सा? भूकंप, ठीक है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कह रहा कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, और उसका अंडा भी सबसे छोटा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? तो एक प्रवाल रचना है। क्या है? एक प्रवाल रचना है। क्या है? एक प्रवाल रचना। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल रचना है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली। यह लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? कितना रिकॉर्ड किया गया? तो आप कहेंगे -93.2 सेंटीग्रेड। कितना? -93.2 सेंटीग्रेड। कहाँ पे? पृथ्वी का सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में -93.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी अंटार्कटिका में यह तापमान 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया था। सैटेलाइट प्रक्षेपण द्वारा दर्ज यह तापमान संशोधनीय भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? कह रहा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। तो पूछ रहा कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो आप यहाँ बता देंगे। आपका आंसर ब्रोमीन सही माना गया है, ठीक है। चलिए ब्रोमीन है। देखते हैं क्यों। ब्रोमीन समुद्र जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज एजे बालार्ड ने 1826 ईस्वी में किया था। यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है। इस प्रकार से विश्व भूगोल के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए 2 सीरीज में। आज हम लोग अभी कुछ देर बाद अपलोड करेंगे और आप देखेंगे कौन सा भारत का भूगोल का पहला पार्ट, और कल मॉर्निंग में आपको मिलेगा भारत के भूगोल का दूसरा पार्ट। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।